भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज की कक्षा करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सब बात करने जा रहे हैं और वह विषय है सौंदर्य बोध बनाम फैशन। नाम से ही स्पष्ट है कि सौंदर्य क्या है और फैशन क्या है। सौंदर्य बोध किस तरीके से फैशन में बदल गया है, इस विषय पर आज हम लोग आपस में चर्चा करने वाले हैं या इनके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो और जो भी उनके निकट संपर्क में आए वह उनसे प्रभावित और आकर्षित हुए बिना ना रहे। तो ये जो आकर्षण की भावना है और ये जो विचार है, ये जो भावनाएं हैं, यहीं से सौंदर्य बोध की भावना का उदय होता है। और इसके लिए वर्तमान में देखा जाता है कि हमारी जो शारीरिक लेकिन सौंदर्य सिर्फ शारीरिक सुंदरता या चेहरे की आभा या शारीरिक बनावट मात्र ये नहीं है, बल्कि जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाए। हम सिर्फ अपने बाहरी आकर्षण, शारीरिक आकर्षण के द्वारा आकर्षित नहीं कर सकते किसी को। तो जो हमारे व्यक्तित्व की जो प्रतिभा है, जो व्यक्तित्व का निखार है, इसमें हमारे आंतरिक गुण भी शामिल हैं। तो इन सब सद्गुण और सद्विचारों से युक्त एक श्रेष्ठ चरित्र जो है वो सौंदर्य का एक प्रमुख अलंकरण है। लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है कि आधुनिकता के नाम पर अधिकतर महिलाएं ये समझने लगी हैं कि जो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए गुण जो है वो दिखाई नहीं देते। तो गुणों की अपेक्षा सिर्फ शारीरिक बनावट, शारीरिक दिखावा जो है वो सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और लगता है कि शारीरिक सौंदर्य ही सौंदर्य है। तो आइए जानते हैं आज जिन विषयों पे बात करने वाले हैं। सौंदर्य क्या है, बाह्य सौंदर्य बढ़ाने के प्राकृतिक उपायों के बारे में जानेंगे, आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने के क्या उपाय हैं, सौंदर्य और फैशन में क्या अंतर है, फैशन करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं और रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानेंगे और वास्तविक सौंदर्य प्राप्त करना और फैशन परस्ती से बचना क्यों आवश्यक है और किस तरह हम सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे विषय वस्तु के बारे में आज की कक्षा में हम वर्णन करेंगे। दीदी आगे स्लाइड करेंगे। स्लाइड आगे। आइए बात करते हैं सौंदर्य क्या है। जैसे कि हमारा विषय ही है सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य की आकांक्षा जो है मानवीय स्वभाव का, मानवीय भावना का एक कला पक्ष है, उपयोगी कला पक्ष है। सौंदर्य का बोध हमारी भावनात्मक प्रक्रिया है और हमारी सुंदरता जो है वो एक तरह से संज्ञा है जिसमें कि रूप लावण्य का भाव होता है। ये एक जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है, सुंदरता की जो परिभाषा है, जो व्यापक रूप से प्रचलित है, ये साधारण सी परिभाषा है। सौंदर्य इंद्रियों को सुखद लगने वाला लक्षण जो कि इस तरह से प्रभावित करता है कि व्यक्ति
स्वभावतः हर सुंदर वस्तु की ओर आकर्षित होना चाहता है और आकर्षित हो भी जाता है। तो ये जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाली हैं, हमें अच्छी लगने वाली चीजें हैं, ये हम सुंदरता या सौंदर्य कह सकते हैं। किंतु सौंदर्य सिर्फ जो आकर्षण वो सिर्फ बाहरी दिखावे पर है, यह यदि माना जाए तो यह पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि सौंदर्य मूलतः दो प्रकार के होते हैं। आगे करेंगे दीदी। सौंदर्य दो प्रकार के भागों में बटा हुआ है। देखिए आगे की स्लाइड में अभी आप देख पा रहे हैं कि सौंदर्य के प्रकार क्या क्या हैं। तो पहला है बाह्य सौंदर्य। बाह्य सौंदर्य अर्थात वह सौंदर्य जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई पड़ता है, ऐसी सुंदरता, चाहे वो रंग हो, रूप हो, कोई सुंदर फूल हो, पक्षी हो, प्रकृति के सुंदर नजारे हो, ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो देखने में बाहरी शारीरिक बनावट के आधार पर आकर्षण का भाव उत्पन्न करते हैं, वो होती है बाह्य सुंदरता। जैसे हम मनुष्यों के संदर्भ में और महिलाओं के संदर्भ में आकर्षण का केंद्र क्या होता है? आकर्षण की परिभाषा है महिलाओं के संदर्भ में उनका सबसे प्रमुख है कि गोरा रंग, उनकी शारीरिक सुघड़ता, उनकी बनावट, उनके बालों की बनावट। तो ये हो गया सुंदरता का बाह्य स्वरूप। किंतु सुंदरता सिर्फ बाह्य रूप में ही परिपूर्ण नहीं हो जाती, आंतरिक सौंदर्य भी इसका एक दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष है। क्योंकि जैसे निर्जीव और बेजान वस्तुओं को देखें तो वो देखने में बहुत भली प्रतीत होती है, बहुत अच्छी और आकर्षक लगती है, लेकिन वो कितनी भी महंगी और कितनी भी सुंदर, एक निर्जीव वस्तु की तुलना में अगर एक सजीव वस्तु को हम वहां रख दें जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, तो वो सजीव वस्तु उस निर्जीव वस्तु की लाखों सुंदरता के बावजूद, उसके करोड़ों रुपए के मूल्यवान होने के बावजूद, एक सजीव वस्तु, एक सजीव सी चिड़िया कहें या फिर एक छोटे से मासूम से बच्चे को कहें, तो उसकी सुंदरता उन लाखों करोड़ों रुपए के मूल्यवान वस्तु की सुंदरता से भारी प्रतीत होती है। तो ये है आंतरिक सौंदर्य। आंतरिक सौंदर्य ऐसा सौंदर्य जिससे हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। मतलब सिर्फ इंद्रियों को सुख की अनुभूति ना हो करके, इंद्रियों को सुख की अनुभूति तो होती ही है, किंतु साथ ही साथ में ऐसा एक अनुभव होता है कि जो हमें बहुत स्थायी रूप से बहुत दिनों तक प्रभावित किए रहता है। बाह्य सौंदर्य के द्वारा तो हम वो अस्थायी होता है, जब तक हम देखें, जब तक नजरों के सामने है वो चीज, तब तक ही हम उससे आकर्षित रहते हैं। किंतु आंतरिक जो सौंदर्य होता है वह बहुत स्थायी होता है और बहुत गहरी छाप उसके सौंदर्य की हमारे अंतर मन पे पड़ती है, जो कि उस वस्तु से दूर हो जाने पर भी, उस व्यक्ति से दूर हो जाने पर भी और सदियों समय बीत जाने के बाद भी उनके व्यक्तित्व का जो आकर्षण होता है वो हमें प्रभावित करते हुए अपनी ओर हमेशा सदैव आकर्षित करता रहता है। तो ये होता है आंतरिक सौंदर्य। आंतरिक सौंदर्य के बगैर सिर्फ बाह्य सुंदरता के द्वारा हम अपने आकर्षण को या कोई भी वस्तु अपने आकर्षण को बहुत लंबे समय तक वो स्थायित्व नहीं दे सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हम आंतरिक सुंदरता और बाह्य सुंदरता को दोनों को समझें। बाह्य सुंदरता मतलब कि बाहरी आपका दिखावा, दिखावा से अर्थात ये है, उसका अर्थ ये है कि शारीरिक बनावट, शारीरिक आकर्षण का भाव, और इन शारीरिक सुंदरता को, यौवन को, सीधी सी बात कही जाए तो हम स्त्रियों के स्वभाव में सौंदर्य को, यौवन को दर्शाने वाले गुण, जैसे कि गठीला शरीर, सुंदर सुघड़ शरीर, अच्छे कीमती वस्त्र और हमारा तमाम प्रकार का श्रृंगार, ये बिल्कुल अस्थायी होता है। और उम्र के साथ जो बाह्य सुंदरता होती है ये स्वभावतः घटती चली जाती है। ऐसा आकर्षण देखने भर तक अच्छा लगेगा, किंतु जो आंतरिक सुंदरता होती है, जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि आप दूसरों के किन प्रभाव व्यवहारों से आप प्रभावित हो रहे हैं, या हमारे ऐसे जो गुण हैं जो दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे गुण, ऐसी आंतरिक सुंदरता होती है। जैसे नारी में कला है, लज्जा, ममता, दया और आंतरिक सद्भाव, ये सारे गुण जो हैं वो महिलाओं में या नारियों में कहा जाए, ये आंतरिक सौंदर्य है। आंतरिक सौंदर्य का सीधा सीधा तात्पर्य कहा जाए उनकी प्रतिभा से, उनके व्यक्तित्व से। एक आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, एक गुणवान व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति, इसके चरित्र की जो सुंदरता होती है, उसकी बुद्धिमत्ता जो आकर्षित करती है, ये
चिरस्थायी आकर्षण होता है और ये हमारी आंतरिक सुंदरता होती है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि सौंदर्य सिर्फ बाह्य ही परिपूर्ण नहीं है, बल्कि आंतरिक सुंदरता के बिना ये बिल्कुल खोखला है। आंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य ये दोनों मिलकर के सौंदर्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे दीदी। अब अगले के स्लाइड में हम देखेंगे कि बाह्य सौंदर्य बढ़ाने के प्राकृतिक उपाय क्या क्या हैं। चूंकि अब सुंदरता इतनी महत्वपूर्ण चीज है, नीचे नीचे करेंगे दीदी, स्लाइड ऊपर हो रहा है। नीचे आएंगे दीदी। बाह्य सौंदर्य बढ़ाने के जो उपाय हैं, प्राकृतिक उपाय, देखिए कई तरह के उपाय हो सकते हैं। अब व्यक्ति अपने श्रृंगार को लेकर के, अपनी सुंदरता को लेकर के बहुत सजग रहते हैं। एक बार और नीचे आएंगे दीदी, मतलब ऊपर ऊपर करेंगे, ऊपर। चलिए कोई बात नहीं। देखिए बाह्य सौंदर्य बढ़ाने के कुछ उपाय हैं, जो कि है योग प्राणायाम के द्वारा, व्यायाम के द्वारा। आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और मांसपेशियां जिसमें हड्डियों का समुचित विकास हो, ये हमारा बाह्य सौंदर्य बढ़ाता है। प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छता का पालन करना और संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, जिनसे कि हम शाकाहार अपना करके और विभिन्न प्रकार के पौष्टिक ताजे हरे फल सब्जियों इत्यादि का सेवन करके, सूखे मेवे का सेवन करके, दूध, अनाज, इन सब चीजों को पौष्टिकता के अनुसार हम उपयोग करके अपने शारीरिक बनावट को, जहां तक जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, हमारा शारीरिक गठन जैसा भी है, हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो वास्तव में वो शारीरिक सुंदरता भी मुश्किल है। इस तरह से नियमित दिनचर्या का पालन करके, समय पर सोकर, समय पर जग के, समय पर भोजन, व्यायाम इत्यादि करके हम प्राकृतिक सौंदर्य को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं। और यदि सौंदर्य को हमको, बाह्य सौंदर्य को, जैसे शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाना है, तो प्राकृतिक जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जैसे कि हल्दी है, उपटन, हल्दी का उपटन है, दूध, बेसन, आंवला बालों के लिए है, आंवला, रीठा, सिकाकाई, एलोवेरा, शहद, नींबू, मुल्तानी मिट्टी, इन इत्यादि का प्रयोग करके हम अपने शारीरिक गठन को और अपने स्किन को, अपने बालों को हम बहुत अच्छे तरीके से पोषण दे सकते हैं। ये हो गया हमारा बाह्य सौंदर्य बढ़ाने का प्राकृतिक उपाय। आगे करें दीदी। इसके आगे देखते हैं कि हमारे आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाने के क्या प्राकृतिक उपाय हैं। तो आंतरिक सौंदर्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर तो शरीर निष्प्राण होता है। जिस तरह प्राण के बिना शरीर बेजान होता है, इसी तरह आंतरिक सुंदरता के बिना बाह्य सुंदरता किसी भी काम की नहीं रह जाती। तो आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने के कुछ प्राकृतिक उपाय हैं, जो हमको अपने आप, अपने प्रयासों के द्वारा ही बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, आप तो स्लाइड में देख पा रहे हैं, आंतरिक सौंदर्य अर्थात हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, हमारे अच्छे गुणों का, हमारे कौशलों का विकास। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम कौशलों का विकास करने पर ज्यादा ध्यान दें। कौशलों का विकास मतलब योग्यताएं बढ़ाना। जैसे कोई भी कला है, कोई भी योग्यता है, जो विशिष्टता है, जो औरों से अलग करती है, उसमें अलग तरह का आकर्षण होता है। जैसे अब हमारे बीच कोई अगर गाने में बहुत अच्छा कुशल है, किसी वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत निपुण है, या किसी की कलाकारी बहुत अच्छी है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर कुकिंग, या फिर वो कंप्यूटर से संबंधित जानकारियां, विशिष्टता से प्राप्त किया हुआ कोई भी व्यक्ति, तो स्वाभाविक रूप से हम उनके कौशलों के प्रति अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं, उसके ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये पहला है। और दूसरे नंबर पे सद्गुणों का विकास करना। ये हमारे कौशल, हमारी योग्यताओं के साथ साथ यदि हमें सद्गुण है, सद्गुण अर्थात सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुण जो मनुष्य में स्वभावतः ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, वो स्वाभाविक गुण हैं। जैसे कि दयावान होना, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए हमेशा दयालुतापूर्ण व्यवहार करना, क्षमा करने की भावना होना, प्रेम और साहसपूर्ण निर्णय ले पाना, परोपकार की भावना, ऐसे कुछ
बहुत सारे सद्गुण हैं, लेकिन ऐसे जो गुण हैं जो व्यक्तित्व को बहुत अच्छा आकर्षित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले नंबर पे आत्मविश्वास में वृद्धि। यदि आप कितने भी श्रृंगार में रहें, शारीरिक रूप से बहुत अच्छे रहे, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, यदि हीनता की भावना और कुंठा से ग्रसित हैं, तो कभी भी वो आकर्षण, वो सौंदर्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमारा आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े और हम हमेशा कॉन्फिडेंट नजर आए। वो अपने आप में बहुत गहरा आकर्षण उत्पन्न होता है। अगला है कि यदि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक विकास अगर सही है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी अगर हमने ध्यान दिया है, और मानसिक स्वास्थ्य यदि सही है, ठीक है, तभी हम संतुलित आचार और व्यवहार कर पाएंगे। तो इसलिए सुंदरता के लिए, ताकि हम हर जगह संतुलित और संयमित और सुगढ़ता पूर्वक अपने आप को प्रस्तुत कर पाएं, इसके लिए हमेशा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रहना बहुत आवश्यक है, ठीक रखना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि का परिष्कार करने के लिए एक उपाय और कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है उपाय, जो कि हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। ये है ध्यान, योग, साधना और प्राणायाम। इनके द्वारा क्या होगा? इनके द्वारा हम अपने अंतर्मन की उच्चताओं को प्राप्त कर पाएंगे और श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो पाएंगे। इस तरह से हमारे चिंतन का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे चरित्र पे पड़ेगा, और जब चरित्रवान यदि हो करके सकारात्मक चिंतन करते रहे हम, तो हमारा आंतरिक सौंदर्य, हमारी आभा, हमारे चेहरे का तेज, हमारा ओज, वो आवाज से इतना प्रभावशाली ऑरा उत्पन्न करता है कि वो हमारे निकट में आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित किए बगैर रह ही नहीं सकता। तो इस तरीके से बहनों, आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने के बहुत सारे प्राकृतिक उपाय हैं हमारे पास, जो हमें अपनाना चाहिए। आगे करेंगे दीदी। अब चूंकि अभी वर्तमान के संदर्भ में इस सौंदर्य विकृत होते हुए कहां से कहां इसकी स्थिति पहुंच चुकी है, और सौंदर्य, और वो सौंदर्य नहीं रह गया, बल्कि अब वो फैशन में बदल गया है। फैशन का अर्थ सभी जान रहे हैं, फैशन करना वो सौंदर्य माना जा रहा है, जबकि फैशन अपने आप में एक इंडस्ट्री है, एक व्यवसाय है। लेकिन हम उस फैशन के व्यवसाय को, फैशन की इंडस्ट्री को हम सौंदर्य समझ बैठे हैं। आज की महिलाएं, आज की नारियां सौंदर्य और फैशन में अंतर ही नहीं समझ पा रही हैं। तो इस चीज को स्पष्ट करना जरूरी है कि सौंदर्य क्या है और फैशन क्या है, और इनमें क्या अंतर है। तो बहनों, अभी तक की इतनी जो चर्चाएं हैं, इनमें ये बात स्पष्ट है कि सौंदर्य जो है वो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की सुंदरता होती है, जबकि फैशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाहरी दिखावे, कहा जाए कि यह केवल शारीरिक कामुकता का दिखावा है। और सौंदर्य को कहा जाए, सौंदर्य जो बोध की जो भावना होती है किसी भी व्यक्ति में, किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर सके, ऐसी जो क्षमता होती है, वो बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन जो फैशन किए हुए कोई व्यक्ति का समाज पे जो प्रभाव पड़ता है, वह बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो सौंदर्य होता है ये प्राकृतिक होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है, और जो फैशन होता है, ये फैशन पूरी तरह से कृत्रिमता पर आधारित होता है। कृत्रिमता, आडंबर, दिखावा। सौंदर्य प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ज्यादा धन और बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि फैशन बहुत महंगा, बहुत अपव्ययी और बहुत ही समय व्यर्थ बर्बाद करने वाला होता है। सौंदर्य में व्यक्ति प्रभावशाली बनता है। यदि वास्तव में किसी को सौंदर्य प्राप्त हुआ है, सौंदर्य बोध हुआ है, तो उस व्यक्ति की आभा या उस महिला की छवि बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत होती है। जबकि फैशन परस्त किसी व्यक्ति को आप देख लें, तो उसकी बिल्कुल गरिमा
खराब होती है, उसकी गरिमा क्षीण होती है और समाज में उसकी एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत होती है। किसी भी तरीके से उसके प्रति समाज में वो या लोगों के बीच में ऐसी गरिमापूर्ण धारणा नहीं बन पाती जो फैशन के शिकार होते हैं। तो ये है फैशन और सौंदर्य में अंतर। आगे करेंगे दीदी। स्लाइड आगे करेंगे दीदी। देखिए बहनों, यहाँ पर स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि फैशन करने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। अभी तो यह अंतर स्पष्ट हो गया कि भाई फैशन को हम सुंदरता समझते थे, लेकिन फैशन अलग चीज है और सुंदरता बिल्कुल अपने आप में एक अलग और एक अनूठी और एक बहुत अच्छी चीज है। सौंदर्य को प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन फैशन करने की जो प्रथा चल निकली है, इसके भयंकर दुष्परिणाम आज हमारे बीच दिख जाते हैं। कहीं भी हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो देखिए कि उनके क्या दुष्परिणाम है। स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से जो कपड़े हैं, कपड़ों को उटपटांग तरीके से पहनना, मतलब फैशन के नाम पे क्या किया जा रहा है आजकल? फैशन के नाम पे कटे फटे जीन्स, आधे छोटे क्रॉप टॉप के नाम पे छोटे मोटे कपड़े, मतलब जितने हमारे शरीर पे कम से कम कपड़े हों, ये फैशन का सिंबल बन गया है। और बालों को बेतरतीब तरीके से बनाना, दो प्रमुख चीजें हैं फैशन के नाम पे। शरीर पे दुनिया भर के तमाम तरह के मेकअप करना, कपड़ों को बहुत उटपटांग तरीके से बेतरतीब तरीके से अमर्यादित ढंग से पहनना, और अपने बालों का जो हेयर स्टाइल है, जो केश विन्यास है, वो बिल्कुल उटपटांग बना लेना। मतलब किसी भी तरीके से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो जाए, लोग सारा काम धाम छोड़ करके हमें देखें। हमें देखें और किस लिए देखें, किस रूप में देखें? फैशन करने का हमारा क्या मकसद हो जा रहा है कि वो हमारे प्रति क्या, हमारे गुणों की ओर आकर्षित हों, हमारे देह की ओर आकर्षित हो। मतलब यौवन को इस तरीके से प्रस्तुत करना, उस छवि को महिलाएं प्रस्तुत कर रही हैं फैशन के नाम पर, जो उनके लिए जरा सा भी हितकर नहीं है। उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि वो खुद इस फैशन परस्ती में पड़ करके ऐसे ऐसे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएंगी, हो रही हैं, जिनसे फिर वो पछताने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं बचता। देखिए पहले नंबर पे इसमें है कि अश्लीलता और फुहड़ता को बढ़ावा। अभी ही यह बात कही गई कि फैशन के नाम पर हम अपने कपड़ों पर बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। कपड़ों पे इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है कि जो आवश्यक अंग शरीर के ढके होने चाहिए, उनको भी कम से कम ढकने की कोशिश करना। इस तरीके से कपड़े पहन लेना अमर्यादित कि अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के बीच में भी जाने में शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन चूंकि फैशन इंडस्ट्री का इतना ज्यादा प्रभाव है कि उस वही हमें आजकल मॉडर्न होने का एक पैमाना नजर आ रहा है कि हम कितने आधुनिक हैं। तो अश्लीलता और फुहड़ता को बढ़ावा देती है ये फैशन। दूसरा है जो रासायनिक हानिकारक जो कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनसे हम उसको इस्तेमाल करने के आदी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा इस फैशन में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है कि जो हम अपने प्राकृतिक तरीके से उस फैशन के स्टैंडर्ड को हम पा सके। तो इसलिए मजबूरन हमको रासायनिक और हानिकारक खतरनाक केमिकल्स को अपने शरीर पर इस्तेमाल करना होता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। आपराधिक तत्वों को बढ़ावा क्यों मिलेगा? क्योंकि हम उनको इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने कि जैसे कि वो जब चाहे तब हमें घूरते रहे, देखते रहे, ताकते रहे। तो ये स्वयं लड़कियों की या किशोरियों की, बालिकाओं की ये स्वयं की ऐसी छवि, ऐसी आभा खुद के द्वारा बनाई जाती है फैशन के माध्यम से कि लोगों का ध्यान बरबस ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाए। अंग प्रदर्शन करना फैशन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके दुष्परिणाम यही है कि हम अंग प्रदर्शन करेंगे, दुर्घटनाओं का शिकार होंगे। जो असामाजिक तत्व है वो ऐसी छवि वाली लड़कियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। अगला है कि वास्तविक रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों के जरिए गंभीर बीमारियों का खतरा। अगर हम उनको शरीर में इस्तेमाल कर रहे हैं खतरनाक केमिकल्स को, तो निश्चित रूप से इनके भयंकर परिणाम होते हैं। इन परिणामों के बारे में हम लोग आगे भी स्लाइड में चर्चा करने वाले हैं कि किन तरह के खतरनाक केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है और जो किस तरह से जानलेवा साबित हो रहे हैं।
इसके आगे फैशन का बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह है कि समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। घंटों ब्यूटी पार्लर में लाइन लगाना होता है, उनके लिए अपनी पारी का इंतजार करना होता है, और फिर वहां पर जितना टाइम हम पार्लर में लगाएंगे, जितना ज्यादा हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराएंगे फैशन के नाम पर, उतना ही ज्यादा धन का अपव्यय करेंगे। तो समय और धन, इन दो चीजों की बर्बादी जो है, ये फैशन का सबसे प्रमुख दुष्परिणाम है। इसके साथ ही आजकल देखिए, जो प्राकृतिक अंग है हमारे, आंख, नाक, मुंह, कान, गाल, शरीर, जो जैसा प्राप्त हुआ है कुदरत के द्वारा, तो उस कुदरती और प्राकृतिक चीजों ने से भी फैशन के नाम पर खिलवाड़ आसानी से किया जा रहा है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह का सहारा लिया जा रहा है, और किन्हीं के आंखें ठीक की जा रही हैं, लेंस लगाया जा रहा है कलरफुल, तो किन्हीं किन्हीं लोगों ने अपने नाक ठीक करा लिए हैं, किन्हीं को अपने गाल पतले लग रहे हैं तो गाल भराए जा रहे हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जो कितना खतरनाक है बहनों की। यदि इनको, इन कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद इनको अगर नुकसान से इनके बचाए रखें शरीर को, तो इसके लिए ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां चलाई जाती हैं काफी लंबे समय तक, जिसके कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो घटती ही है, और शरीर आसानी से गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाता है। तो ये सर्जरी कराना और विभिन्न हानिकारक रसायनों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना, ये फैशन के नाम पर सबसे प्रमुख रूप से हो रहा है, और इसका गंभीर परिणाम हम गिरते हुए स्वास्थ्य के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो फैशन किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं है। अगले स्लाइड में चलेंगे दीदी। देखिए बहनों, रासायनिक जो सौंदर्य प्रसाधनों के दुष्परिणाम के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, उनके जो भी ऑनर है या जो कंपनियां हैं, वो कभी भी, चाहे वो कितनी भी ब्रांडेड रहे, वो अपने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट में जो हानिकारक जो रसायन हैं, जो हानिकारक केमिकल हैं, जो किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं, उसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करते, और वो बताते ही नहीं है, उनके बारे में सही जानकारियां बिल्कुल नहीं देते। देखिए, सौंदर्य प्रसाधनों में 10,000 से अधिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो कि जो हमारे संघीय खाद्य और सौंदर्य औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा सिर्फ 11 रसायनों को प्रतिबंधित किया गया है। बाकी को अनुमति है, वो अपने प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट है, इनका जो नुकसान है, वो हमारे शरीर पर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। देखिए, इनमें बहुत सारे स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे नामों को, जैसे कि थायलेट है। थायलेट नेल प्रोडक्ट्स में, हेयर स्प्रे में और अन्य स्किन प्रोडक्ट में यूज होता है। और पैराबेन है। पैराबेन मॉइस्चराइजर, शैम्पू, सीरम, क्रीम, लोशन, इनमें यूज होता है। पीफेनिलेडियम, जिसको पीपीडी के नाम से जानते हैं हम सब, तो ये हेयर डाई में यूज होता है, और जान रहे हैं कि हेयर डाई करने से कितनी सारी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एलर्जी सबसे प्रमुख है, और हेयर लॉस होना, ये तो सभी को अभी सभी फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। फॉर्मेल्डिहाइड हेयर कंडीशनर में यूज होता है, जो कि कैंसर का बहुत बड़ा कारक है। पैराबेन्स सारे के सौंदर्य प्रसाधनों में, उनको प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि वो संरक्षित रहे, खराब ना हो, ऐसे क्रीम और लोशन में पैराबेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बहनों, ये सबसे प्रमुख कारण है आज की स्थिति में, ये जो बांझपन है महिलाओं में, ये उनके प्रजनन तंत्र को, उनके हार्मोन्स को इम्बेलेंस कर रहा है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इस तरह से कॉस्मेटिक देखभाल की तैयारी में यूज होता है, ये भी केमिकल कैंसर कारक है। ट्राइक्लोजन जो है, ये एंटीसेप्टिक है और थायराइड का कारक है, इससे थायराइड नामक रोग हो जाता है। सीसा, एस्बेस्टोस, लिपस्टिक, परफ्यूम, जो सुगंधित जो भी लोशन है और परफ्यूम्स हैं, उनमें यूज किया जाता है, ये कैंसर कारक होता है। पारे का प्रयोग किया जाता है एंटी एजिंग क्रीम में, स्किन व्हाइटनिंग क्रीम, क्योंकि गोरा रंग सबको पाना है, तो इन सारी चीजों में इन तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, तो ये भी नपुंसकता का कारण है, कैंसर का कारण है। फ्लोरीन, मस्कारा, फाउंडेशन, नेल पेंट, लिप बाम, इन लिपस्टिक, इन सारी चीजों में जो फ्लोरीन नाम का एजेंट है, ये कैंसर कारक होता है।
कई तरह से बर्थ डिफेक्ट हो रहा है कि महिलाओं में आज कंसीव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, लीवर प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड, और इम्यूनिटी, सबसे बड़ी बात, इम्यूनिटी को कमजोर किया जा रहा है इन रसायनों के द्वारा, और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हार्मोन्स में गड़बड़ी उत्पन्न हो जा रही है, जो कि सारे रोगों को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम करती है। यह बात सिर्फ मतलब पूरी कहानी नहीं है बहनों कि 80% कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में इन तत्वों के बारे में कोई भी जानकारियां सही मात्रा में नहीं देती, और कॉस्मेटिक फार्मुलेशन का जो हिस्सा होता है, इसकी वजह से धातुएं, जो धातुएं मिली होती है ना हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, वो त्वचा के माध्यम से आसानी से अवशोषित हो जाती हैं, क्योंकि वो इस तरह से रिएक्ट करती हैं वातावरण में कि वो शरीर के अंदर उनका अवशोषण होना और त्वचा में जमा हो जाना बहुत आसानी से ये पहुंच जाती हैं, और वहां से होते हुए हमारे आंतरिक अंगों तक पहुंच करके इस तरह के भयंकर रोग और दुष्परिणाम उत्पन्न करती हैं। तो इनका रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, और हर तरह से ये हमारे साथ छेड़छाड़ है। आगे बढ़ेंगे दीदी। अब आइए जानते हैं हमारे आज के विषय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं बहनों, वास्तविक सौंदर्य प्राप्त करने एवं फैशन परिस्थिति से बचने के उपाय। देखिए, अब आज की कक्षा में आप सौंदर्य क्या है, सौंदर्य कैसे प्राप्त करना चाहिए, और फैशन क्या है और फैशन क्यों नहीं करना चाहिए, इन चीज अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि वास्तविक सौंदर्य प्राप्त करने और फैशन परिस्थिति से बचने के क्या उपाय हैं। इनके ये उपाय हैं कि सबसे पहली बात कि हम जैसे हैं, जिस तरह से ईश्वर ने हमें रचा है, तो जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना, क्योंकि हम जो भी बनाए हैं, जैसे भी बनाए हैं, अपने आप में हर इंसान एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, अपने आप में अद्भुत है, इस खूबी को स्वीकार करना। दूसरा है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वास्तव में आप सुंदर हैं। आप वास्तव में खूबसूरत तभी हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना, मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देना अर्थात अगर आप स्वाभाविक रूप से क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो देखिए, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लाखों रुपए के मेकअप से सजे हुए उदास चेहरे से कहीं कई लाख गुना बेहतर नजर आता है, और मुस्कुराहट फ्री में मिलती है, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आवश्यक रूप से मुस्कुराएंगे। इसके बाद है क्रोधपूर्ण व्यवहार से बचना और कामुकता भरे फैशन से बचना। वास्तविक सौंदर्य तभी प्राप्त होगा बहनों जब हम कामुकता वाले विचारों, कामुकता दर्शाने वाली, यौवन को उत्तेजित करने वाली, इस तरह के फालतू अंग प्रदर्शन वाले फैशन को बिल्कुल महत्वहीन समझेंगे और उससे बचे रहेंगे। इसके बाद है व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना। व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना अर्थात अपने में ऐसे दिव्य गुणों को, ऐसे कौशलों को, प्रतिभाओं का परिष्कार करना। अभी स्लाइड में आप देख पा रहे हैं हमारे महिला शक्तियों में, नारी शक्तियों में जिन्होंने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। ऊपर वाले स्लाइड में आप देख पाएंगे कि 10 प्रभावशाली महिलाओं की सूची दी गई है। जिन महिलाओं को आप देख लीजिए, उनके चेहरे को देख लीजिए, उनने कितना फैशन किया है वो देख लीजिए, और उन फैशन करने वाली जो बालाएं हैं, जो नर्तकियां हैं, जो डांडिया और गरबे के, अभी देवी दुर्गा के पंडाल में भी अभी तमाम तरह के टैटू और भड़कीले कपड़े पहन करके देवी माँ की आराधना करने के लिए आएंगी, गरबा पंडाल में आ रही हैं फैशन परस्त होकर के, उनको देख लीजिए। आप उनको देखते भर याद रखेंगे, और इन महिलाओं की, इन नारी शक्ति की जो सूची आपके स्क्रीन पे अभी पे डिस्प्ले हो रही है, इनको आप अभी नहीं, ये कई दशकों से इनका नाम, पहचान बनी हुई है, और समय में भी ये प्रतिभा और अपनी योग्यताओं के दम पे पहचान और अपना आकर्षण बनाए हुए और इस तरह बनाए रहेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके पहले सरोजनी नायडू जी, इंदिरा गांधी जी, और अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जो हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, और ये जो कल्पना चावला जी जो अंतरिक्ष यात्री के नाम पे विख्यात हैं, और लता मंगेशकर जी जो गायन के क्षेत्र में, इस तरह से बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आप यहाँ पे देख, और भी हम जो पहली प्रथम हमारी महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को
और है यहाँ अभी हमारी इंफोसिस की चेयरमैन जो है श्री नारायण मूर्ति जी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी खुद की अपनी पहचान है कि वो एक बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी, लेखिका और एक खुद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहली महिला रही हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड में महिलाओं की जगह निश्चित की है, सुधा मूर्ति जी। तो इस तरीके से ऐसी प्रभावशाली महिलाएं हैं जिन्होंने अपने ऊपर पाश्चात्य का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया है, बल्कि अपनी प्रतिभाओं के दम पे, अपने व्यक्तित्व की सुघड़ता पे ऐसी छवि समाज में निर्मित की है जिनकी सुंदरता चिर स्थायी है। ये रहने पर भी और इनके नहीं रहने पर भी इनके व्यक्तित्व की आभा कभी फीकी नहीं पड़ने वाली है। तो ऐसे हम व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाहिए और सादगी स्वरूप, जो सादगी दर्शाने वाले वस्त्र हैं उनका चयन करना और सादगी का स्वरूप ही धारण करना, उसके साथ अपनी दिव्य योग्यताओं को बढ़ाना, अपने सद्व्यवहार एवं गुणों के द्वारा वास्तविक और सौंदर्य को, स्थायी सौंदर्य को प्राप्त करना। ये सारे उपाय हैं जिनके द्वारा हम सच्चे सौंदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। और बहनों, सच्चे सौंदर्य बोध होने से ही हमें समाज में वो समुचित मान सम्मान और वो आकर्षण प्राप्त होता है जिसकी चाहत हर महिला को होती है, हर नारी को होती है कि उनका आकर्षण बहुत लंबे समय तक रहे। तो ये शरीर ढल जाएगा बहनों, इसका आकर्षण तो दैहिक आकर्षण है, कुछ समय पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि प्रतिभा परिष्कार करके जो हमने वास्तविक सौंदर्य यदि प्राप्त कर लिया, अपने चरित्र का निर्माण करके हमने अगर सौंदर्य प्राप्त कर लिया, तो यकीन मानिए वो स्थायी सौंदर्य बोध हमेशा चिर आनंद की अनुभूति कराता रहेगा और हम अपने आप में अपने सौंदर्य के प्रति स्वयं मोहित होते रहेंगे और संसार हमारे सौंदर्य पे सदैव मोहित होता रहेगा। तो यही आज की कक्षा में स्पष्ट करना था कि सौंदर्य बोध क्या है और फैशन में क्या अंतर है। तो आशा करते हैं कि सभी को आज की कक्षा में यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि फैशन ना करके हम वास्तविक सौंदर्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रिकॉर्डिंग कृपया बंद कर दें।